Trier coaching class is welcome for you. एवरीवन, अपन ने पिछली क्लास में एक सवाल देख लिया था। आज की क्लास में हम कुछ एक सवाल और देखेंगे, उसके बाद अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अपना जो कल स्थिति बताई थी एम की स्थिति, एम का मतलब आवर्धन। अब आवर्धन की स्थिति देखो, आवर्धन में क्या लिखेंगे, यदि अपने क्वेश्चन में आ जाए कि स्थिति बताइए तो स्थिति कैसे लिखेंगे। देखो, यदि एम का मान एक से क्या हो, बड़ा हो, एम का मान एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब सीधा व प्रतिबिंब बनेगा बिंब से छोटा। यदि एम का मान एक से क्या हो, यदि एम का मान एक से बड़ा हो, एम का मान एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा, और एम का मान यदि छोटा हो तो बिंब प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। एम का मान अगर एक के बराबर आ जाए तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनेगा। यदि एम का मान पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यदि एम का मान नेगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये तो थी कुछ स्थितियाँ जो आपको याद रखनी है एग्जाम में। ये अगर एम का मान आ जाएंगे अपने पास ये, तो अपन को करना है। देखो कैसे अपना नेक्स्ट सवाल होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा, मैं सवाल कॉपी कर देता हूँ, सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, अपना सवाल है 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण पर में तो आ रहा है ना, किसी अवतल दर्पण पर बिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब व आवर्धन प्रतिबिंब आवर्धन व स्थितियाँ ज्ञात कीजिए, वह स्थितियाँ बताइए। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे अपन को तो करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 सेंटीमीटर वाले यानी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है अपन को, क्वेश्चन सोल्व करना है, ये अपना क्या होगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में पहले क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे अपन को तो लिखना है। तो क्या लिखना है, देखो क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर क्या, मैं चलो हिंदी में कॉपी कर देता हूँ। वक्रता त्रिज्या कितना है 16 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण पर बिंब का मतलब यू। तो बिंब को किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू बराबर 16 सेंटीमीटर। तो बिंब 16 सेंटीमीटर, तो अपन क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब। तो क्या ज्ञात करना है अपन को, प्रतिबिंब बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। प्रतिबिंब को किससे करते हैं, v से डिनोट। सॉरी, यू प्रतिबिंब v सही है। और आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, तो बराबर क्वेश्चन मार्क और बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे अपन ने किया। तो अपन को v तो ज्ञात करना है। ये देखो, क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे अपन को तो सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन कह रहा है अपन को ज्ञात करना है प्रतिबिंब और आवर्धन, यानी m का मान और v का मान अपन को ज्ञात करना है। v का मान और m का मान ज्ञात करना है अपन को। तो v और m कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखो v कैसे ज्ञात करेंगे अपन। अब देखो, एक चीज दे नहीं दे रही किसके अंदर, आप सोच रहे f नहीं दे रखा, अपने पास उत्तर है ना,
एफ ही तो आएगा अपने सूत्र में। तो एफ कैसे याद करेंगे, तो ये क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या यानी आर, ये क्या दे रहा है, आर बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है अपने। तो अपन क्या करना है, त्रिज्या याद करनी, त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अपन ज्ञात क्या करना है, एफ भी तो ज्ञात करना है, और अपन को एक चीज़ भी आती नहीं, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कैसे ज्ञात करोगे एफ, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये अपना क्या था, अवतल दर्पण। ठीक, ये था अपना सी, सही, और ये थी अपनी, ये था अपना आर, सही, ये था अपना आर। और आर और सी के मध्य की दूरी की तो अपन ने क्या बोला था, एफ। भाई ये एफ था ना, एफ कितना था भाई, दो आर ऐसे कि ये गोला होगा, ये गोले का सेंटर होगा। भाई ये अवतल दर्पण एक गोला का तो भाग होगा। ठीक, तो देखो ये गोले का सेंटर होगा, केंद्र बिंदु, ये होगा अपने पास गोले की, ये होगी गोले की त्रिज्या। भाई ये तो थी गोले की त्रिज्या आर, यानी कि दर्पण की त्रिज्या ये होगी यार, ऐसे समझो, इसकी साइड समझो, ये दर्पण था अपना, और ये यहाँ पे समझो, ये थी गोले की त्रिज्या आर। तो आर की मैं आदर करूँ तो ये तो होगा एफ। तो बस एक कॉम्बिनेशन लग पाया होगा मैंने नेक्स्ट वीडियो में कि वक्रता त्रिज्या फोकस की आदि होती है। तो क्या हो गया, फोकस r/2। भाई ये तो होगा, आर का मान कितना है 16, और ये 2 का भाग है तो कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। अपने पास एफ का मान क्या आएगा 8, एफ का मान 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास याद होगा एफ। ठीक, और अपन क्या करना है, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लग देता हूँ कि ये फ्रेम की वजह से नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या होगा, अपन ज्ञात करना है एफ, एक एफ भी ज्ञात करना। एफ क्या होता है, आर का आधा, एफ आर का तो आधा होता है, एफ बराबर r/2। आर का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 16, तो 16/2 बराबर 8। ये इसका मान क्या है, ये 8। अब देखो मैंने एक लाइन और लिखवाई थी, ये एक बार पुनः फिर लिखवा देता हूँ, या कॉपी कर लो, कि अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये मैंने लिखाई थी पॉइंट। ठीक है, अवतल दर्पण पर सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो सभी ऋणात्मक होती है। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो एफ का मान कितना था मेरे पास 8 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है मेरे पास, यू का मान कितना है मेरे पास, यू का मान है मेरे पास 16 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण सभी दूरियां और क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इनके ये लो, ये कैसे आया, ये मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट बताए थे ना भाई। ये लो चिन्ह वाले पार्टी के अनुसार ये अपना दर्पण था, अवतल दर्पण ये होगा, इसमें सभी दूरियां इधर होंगी। तो देखो ये एक्स माना था, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई होगा, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस। भाई माइनस का मतलब ये एक्स का मान एक्स पे जितने भी होंगे वो सब माइनस पाएंगे, इसलिए इस यहाँ पे माइनस आया। ये तो वो नॉर्मल स्थिति थी जो मैंने आपको कॉपी करा दी। ठीक, अब देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में क्या सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है अपना, अब करेंगे अपने अनुसार दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ज्ञात क्या करना है अपन को, तो v तो ज्ञात करना है भाई, क्वेश्चन के अनुसार v ज्ञात करना है। v ज्ञात करेंगे तो पक्षांतरण कर इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 1/v तो मैंने ऐसे कैसे रखा, तो पक्षांतरण कर इसको इधर लेके आ गया 1/f, और इसको इधर लेके आया तो 1/u माइनस का होगा ना 1/v। भाई पक्षांतरण कर मैं इधर ही साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब अपने पास मान जो है रख दो, इसका मान 1/8 माइनस, और ये माइनस यहाँ पे, और ये एक माइनस ये रहा, और एक माइनस ये रहा, तो प्लस 1/16। लघुत्तम क्या आ गया मेरे पास 16, 16 है तो लघुत्तम आएगा 16 लघुत्तम। तो 8 का भाग दिया, 8 के बाद 8 दूनी 16, 2 से इसको गुणा करा -2। भाई 8 मैंने 8 का इसमें 16 में भाग दिया तो कितने बार गया, 2 बार। और 2 को मैंने, ये नहीं आ रहा है टाइम,
चलो थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक भाई, इसका लघुत्तम क्या आएगी मेरे पास, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ देखो, चलो यहाँ पे ये होगा मेरे पास 1/8 माइनस का प्लस का 1/16। लघुत्तम मेरे पास कितना है 16। मैंने 16 में इसका क्या दिया 8 दूनी 16, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 प्लस 16 एकम 16 एक बार, तो इसको 1 से 1 गुणा किया थी तो -1/16। भाई ये तो होगा -1/16 बराबर 1/v, तो मेरे बराबर में चल ही रहा है, 1/v तो चल ही रहा है, ये 2 है। तो देखो अब यहाँ से क्या हो गया, क्रॉस गुणा कर दो यहाँ से मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा, तो v का मान क्या आ गया माइनस का, तो मेरे पास v का मान क्या है माइनस का 16। यानी कि अपना एक पार्ट पूरा हो गया, एकांत तक का, यहाँ तक प्रतिबिंब ज्ञात कर लिया अपन ने। भाई v का मान ज्ञात कर लिया, तो अपने पास v का मान क्या है 16। 16 कैसे है भाई, बिंब का मान भी अपने पास 16 आ रहा है, वो प्रतिबिंब का मान भी 16, तो अपने पास ये क्या ज्ञात हो गया प्रतिबिंब। अब अपन ज्ञात क्या करना है आवर्धन क्षमता, यानी आवर्धन ज्ञात करनी। आवर्धन ज्ञात करने के पहले आप इसे कॉपी करो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, मैं रिमूव करता हूँ इसको। अब देखो ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये तो आपको याद रखने के लिए, ये इसको याद रखना, इससे स्थितियाँ लिखते हुए आप। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ इस पोर्शन को यहाँ से, ये मैंने इसको हटा दिया। अपन को क्या याद करना है, अपन को तो याद करना एम। एम का सूत्र क्या होता है अपने पास, एम का सूत्र क्या होता है अपने पास, तो एम का सूत्र होगा -v/u। ठीक, एम बराबर -v/u, ये माइनस v का मान कितना है अपने पास -16, ये -16, v का u का मान कितना है मेरे पास भी, u का मान तो u का मान भी 16 होगा, जो मैंने पिछले आप देख लेना। u का मान भी कितना है -16। ठीक है भाई, v का मान भी 16 और u का मान भी 16। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस मेरे पास ऐसे एज इट इज रह गया। तो इसका 16 में एक बार 1 बार तो -1, मेरे पास क्या है m का मान -1। अब स्थिति कैसे लिखेंगे, m का मान क्या आ रहा है ऋणात्मक, m का मान क्या आ रहा है 1 से छोटा आ रहा है। भाई 1 से छोटा कब होगा, m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब, m का मान छोटा आएगा तो प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। तो लिखो स्थिति के अंदर क्या लिखे, स्थिति के अंदर देखो स्थिति क्या होगी इनकी स्थिति, यहाँ से देख लो स्थितियाँ, स्थिति देख लो। अब स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी पहले तो ये देखो, ये 16 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ से होगा, प्रतिबिंब ध्रुव P से, प्रतिबिंब ध्रुव P से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। भाई कितनी दूरी पर बनेगा, v प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। भाई वास्तविक व उल्टा कैसे बनेगा, ये सिंबल ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा ही तो बनेगा, तो वास्तविक व उल्टा ये होगा वास्तविक व। अब थर्ड स्थिति देख लो, फर्स्ट स्थिति तो ये होगी, सेकंड ये रही और थर्ड ये रही। ये तो आप ही लिख सकते हो यार, इतना तो तुम सब जानते हो। अब थर्ड स्थिति देखो, अब देखो 16 ये है और 16 ये u है, 16 ये है बिंब और प्रतिबिंब कितना है 16, तो क्या होगी आकार में बराबर, आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक, ये अपना हो गया, तीनों स्थितियाँ लिख दी। ठीक है, तो अब कॉपी करो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सबको रिमूव कर रहा हूँ, ये एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं दूर हो गया। ठीक है, आपने ले लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ।
अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट डाल देना, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। किताब के अंदर से बता देना भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप किताब से देख लेना, एक बार क्वेश्चन करना, फिर आपको बताना कि सर ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के और कुछ लिख के भेज देना कि सर ये क्वेश्चन है, आप बुक में देख के बता दो हमको, तो मैं बुक में देख के बता दूंगा आपको। अब ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन अपना नेक्स्ट टॉपिक हो, प्रकाश का अपवर्तन। देखो समझो, मेरे पास एक कांच की ये रखी हुई, कांच का एक ये रखा हुआ, ये आयताकार एक कांच का फ्रेम रखा हुआ भाई, मेरे पास ये आयताकार कांच का क्या रखा हुआ है, फ्रेम रखा हुआ है। मेरे पास ये आयताकार का एक कांच का आयताकार फ्रेम रखा हुआ, ऐसे करो इसको थोड़ा ऐसे ही बात। ये देखो, ये मेरे पास होगा आयताकार फ्रेम हो गया, दैट इज राइट देन नाउ मेरे पास एक कांच का क्या हो गया, एक फ्रेम हो गया। ऐसे देखो, ऐसे समझो, मेरे पास एक कांच का फ्रेम हो गया, एक आयताकार, ठीक है, जो आपको ऐसे दिख रहा होगा, रेड लाइन है, ठीक है। अब देखो ये फ्रेम है आयताकार, ये तो मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, आयताकार फ्रेम हो गया, ठीक है। ये कांच का फ्रेम है, या एक ऐसे समझो कांच की अपने पास एक ये कांच की एक छड़ है, या ऐसे समझो कांच का एक टुकड़ा है, ठीक। अब क्या हो, मैंने एक प्रकाश की किरण यहाँ से डाली, मेरे पास ये प्रकाश की किरण आई, आ गई, ठीक। अब यहाँ से टकराने के पश्चात या तो ये इधर जाएगी या ये इधर जाएगी, इसमें दो स्थितियाँ बनेंगी, या तो ये अंदर की ओर आ जाएगी या बाहर की ओर निकलेगी। भाई क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण सीधे वहाँ से आएगी, अपन ने नहीं देखा क्या, अपने पास एक कांच का गिलास है, ये कांच का गिलास, इसमें कुछ जल भरा हुआ है, ये कांच का गिलास है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ये कांच का गिलास होगा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल। इसके अंदर ये चांदी का सिक्का रखा हुआ है, ये चांदी का सिक्का रखा, चांदी का सिक्का रखा। जब अपन इसको देखते हैं, क्या करते हैं, अपन इसको देखते हैं, अपनी नजर आती है, तो अपन को ये ऐसे ये होता है, ऐसे दिखता है झिलमिलाते हुए ऊपर उठा हुआ, अपने पास अपन को क्या दिखा है, चांदी का सिक्का अपन ऊपर उठा हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। जब प्रकाश के किसी सरल माध्यम से, सरल माध्यम है ये, यानी कि सरल माध्यम, यहाँ पे वायु है, वायु के अंदर प्रकाश, भाई अपने पास ये सरल माध्यम है, सरल माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाएगी तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाएगी, अपनी मूल दिशा से विचलित होगी, तो यही क्या होगा, अपने प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप देख लेना। अब देखो वो लिखो अपने पास, क्या है इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होती है, सतह पर आपतित होती है, में तो आ रहा ना, आपतित होती है, तो वह अपनी मूल दिशा से
मूल दिशा से विचलित 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 हो जाती है। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है तो इस घटना को विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को भी प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखो हम एक डायग्राम से शो कर रहा हूँ आपको। देखो एक डेफिनेशन और लिखेंगे, एक डेफिनेशन अभी और लिखने बाकी है। आपको जो बढ़िया लगे, जो अच्छी लगे ऐसे, तो उसको ही अपन को एग्जाम करके आनी है। ये क्या है? कांच की वस्तु है। ये मेरे पास क्या है? कांच की वस्तु है। ठीक है, अब कांच की वस्तु है तो प्रकाश की किरण मेरे पास यहाँ से, समझो मैंने प्रकाश की किरण को यहाँ से डाला। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि यहाँ पे, ठीक है, कांच की है तो इसके अंदर, कांच की वस्तु है तो इसके अंदर प्रवेश करेगी, ना कि इसका परावर्तन होगा। परावर्तन नहीं होगा। ये क्या होगा? एक अभिलंब तो अपने को बनाना पड़ेगा। ये अपना होगा अभिलंब। ठीक, अभिलंब हो गया, प्रकाश की किरण आई, ये अपना हो गया अभिलंब। अब देखो थोड़ी सी तिरछी बना देता हूँ उसको मैं, ताकि चित्र आसान रहे आपको देखने में। ये मैंने प्रकाश की किरण बनाई, ये आ गई। अब क्या होगा? ये यहाँ से सीधी निकलनी चाहिए नहीं, और ये यहाँ से इतने निकलनी चाहिए ऐसे, तो ये ऐसे। अब प्रकाश किरण देखो, सरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? सरल। ये क्या है? विघन सरल माध्यम है, ये विघन माध्यम। अब देखो प्रकाश की किरण सीधी यहाँ से आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात अब इसे क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा या तो ये मूल दिशा से दूर हटेगी या अंदर की ओर होगी। अब देखो प्रकाश की किरण क्या है? किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है। भाई सरल माध्यम ये और ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है इसके लिए? ये विरल माध्यम होगा। जब प्रकाश की किरण एक सरल माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो ये क्या होगी? आपतित होगी ये प्रकाश की किरण। आपतित होने के पश्चात अब क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो ये क्या होगी? एक तो इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी न होकर ये क्या होती है? थोड़ी सी विचलित हो जाती है। भाई अपने पास डेफिनेशन यही तो है। प्रकाश की किरण की सतह पर आपतित होती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। अपनी मूल दिशा तो इसकी यही होगी ना भाई, ये होगी। तो ये क्या आ रही है? मूल दिशा से विचलित हो गई। विचलित होने के पश्चात ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई। तो अभिलंब की झुकने के बाद अब ये यहाँ से सीधी निकलेगी। ये यहाँ से सीधी आ गई। यहाँ से सीधी आने के बाद अब देखो, अब यहाँ पे भी अभिलंब होगा ना भाई, प्रकाश की किरण यहाँ तो आ रही है। अब देखो अभिलंब यहाँ भी होगा। अब देखो, अब ये यहाँ से सीधी जानी चाहिए ऐसे भाई, ये ऐसे यहाँ से सीधी जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी? अब देखो इफेक्ट देखो यहाँ से, अभिलंब मेरे पास ये है, प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुई। अब इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात ये क्या आएगी? विरल दिशा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। भाई ऐसे समझो, ये सरल हो गया और ये क्या होगा? विरल। और ये फिर क्या होगा? सरल माध्यम। भाई सरल माध्यम किस लिए? क्योंकि इसमें तो कोई इंटरफेयर चेंज नहीं है इसके अंदर विरल, क्योंकि कांच के अंदर जब भी अपन देखते हैं चश्मा वगैरह देखते हैं तो चश्मे के अंदर अपन कभी तो अक्सर ऊपर उठे हुए दिखते हैं, या कभी नीचे धसे हुए दिखते हैं। जैसे अपन चम्मच में, अगर चम्मच होती है ना छोटी, जो अपन चावल वगैरह खाते हैं उससे, तो उन चमचों को देखने के बाद आप उन चमचों को देखते हैं तो भाई जो अंदर कटोरोनुमा आकृति बनी हुई होती है, तो कटोरोनुमा आकृति में तो अपनी शक्ल धसी हुई लगती है, और उभरा हुआ चित्र हो तो उसके अंदर उभरी हुई लगती है। भाई वही है, इसके अंदर भी यही है रीजन। समझो जब सरल से विरल में जाएगी, विरल का मतलब कठिन समझो, ऐसे समझो। सरल का मतलब सरल ही समझो, और विरल का मतलब अपना ऐसे थोड़ी देर के लिए समझो क्या है? कठिन। ये कठिन, ये क्या हो गया? कठिन।
अब अपन देखते हैं किसी कठिन चीज़ में आप ऐसे अगर आप एक पत्थर है अपने पास, उसको अगर अपन हम अंटर से मारेंगे, अंटर का मतलब हैमर, हथौड़ा से, अगर अपन हथौड़ा से मारेंगे इस पत्थर को तो टूटने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कठोर माध्यम है उसका। तो यही होगा, कठोर माध्यम है तो ये विचलित होगी। विचलित होने के पश्चात इसकी ये ऐसी होनी चाहिए, इसकी ये दिशा होनी चाहिए, लेकिन क्या होगी, ये ऐसी न होकर, भाई इसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी न होकर क्या होगी, ये ऐसी वापस दूर हट जाएगी। इसके अंदर क्या थी, अभिलंब से क्या हो रही थी, अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, और इसके अंदर अभिलंब से काफी दूर हट रही। अब देखो ये क्या होगी, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या होगी, अपवर्तित किरण। परावर्तन नहीं होगा, अब क्या होगी, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित, ये लग लो, अपवर्तित किरण होगी। ठीक, अब ये होगा, इसको करो कॉपी। ठीक, अब चित्र कॉपी करने के बाद अपन अब लिखेंगे असल परावर्तन का नियम अब स्टार्ट होगा। अगर एग्जाम में ये अगर अपन ये भी भूल जाए, भाई ये भी भूल जाए, तो अब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ उसको जरूर याद रखना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं ये जैसे जैसे है वैसे वैसे कॉपी कर रहा हूँ। ये क्या होगा अपना अभिलंब। अब मैं जैसे जैसे डेफिनेशन बोलूंगा आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली चित्र समझ में आने लग जाएगा। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी, ये कौन सा माध्यम होगा, सरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, विरल या कठिन माध्यम। ठीक, तो ये होगा पूरा, ये सरल और कठिन माध्यम। ठीक, अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से किसी विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में, ऐसे विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती। जब कोई प्रकाश किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। वह अभिलंब यही तो है अपना, इसकी ओर अंदर की ओर होगी, यानी कि अंदर की ओर मुड़ जाती है। ठीक, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। ठीक, अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एग्जामिनर को वैसे लगा कि अच्छा लगा। जब कोई प्रकाश की किरण अब कौन सा माध्यम आएगा अपने पास, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में, सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है तो क्या होगी, माध्यम से प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट
ये होगा अपने प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये अपन को क्या कर, ये दूर हट जाएगी। ठीक है, ये होगा अपने प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसे कॉपी कर लो क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा एक टॉपिक और करा देता हूँ मैं आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो थोड़ा सा इसके नियम लिख लो, 3 नियम है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, क्योंकि इस चित्र के बाद माध्यम से तो अपन लिखेंगे, थोड़ा लिखना है। तो अपन क्या लिखे, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपवर्तन के नियम। क्या होगा, अपवर्तन के नियम। अपने क्या होगा, अपवर्तन के नियम। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस चित्र को थोड़ा साइड में ये लो। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अब इसमें क्या हो, पहला देखो, इसके अंदर पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण व आपतित किरण कोमा अपवर्तित आपतित किरण व अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित हो। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम क्या होगा, अपवर्तित किरण व आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे, ये अपने पास था कल का ये था अपना कॉम्बिनेशन, ये किरण आई प्रकाश की, ये कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये था मेरा अभिलंब, और यहाँ से ये ऐसी हो गई। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये था आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित, और सॉरी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये कौन, ये था मेरा अभिलंब, तीनों एक ही तरफ स्थित है। ये तल अभिलंब ये रहा, आपतित किरण भी ये रही, और अपवर्तित किरण भी ये रही। एरो जरूर लगाना। नेक्स्ट, ठीक है, वे तीनों एक ही तल पर स्थित होती है। अब देखो दूसरा नियम क्या, आपतन कोण की जा और अपवर्तित किरण, आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा में सदैव क्या होती है, बराबर होती है। सेकंड नियम यही होगा। सेकंड नियम क्या होगा, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा। देखो सेकंड क्या होगा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब समझते हो, साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या। आपतन कोण की जा व इसके अंदर परावर्तन अपवर्तन कोण की जा, भाई किरण अपवर्तन तो अपवर्तित हो रही थी, तो आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव स्थिरांक होते हैं, सदैव स्थिर होते हैं, स्थिरांक होते हैं, सदैव स्थिरांक होते हैं, सदैव स्थिरांक होते हैं। आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव स्थिर होते, इसलिए क्या स्थिरांक होते हैं। ये देखो स्थिर होते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, आप देखो आपतन कोण की जा, अब देखो चित्र के माध्यम से मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये अपना था कांच का गोला, कांच का ये था मेरा अभिलंब, ये किरण आई और ये ऐसे हुई।
तो इन दोनों के मध्य कुछ कोण बनेगा, ये अभिलंब और सॉरी ये कोण आई मानो, ये कोण आई मानो और ये कोण आर मानो। वही परावर्तन में पड़ा था आई और आर, तो इसके अंदर भी ये कोण आई था अभिलंब और ये इसके मध्य बनने वाला कोण अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई, और अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आर, जो क्या होता है सदैव स्थिरांक होते हैं। ठीक है, ये देखो ये ऐसे आई तो ये ऐसे निकल गई, ये क्या बना था आई कोण और ये कौन बना था आर कोण। ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये आई और ये कोण आर होगा। भाई अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई, ठीक, और ये आर होगा, तो ये क्या होगा साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, ये क्या अपना स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर, ये क्या होगा स्थिरांक होगा। देखो अब मैं अब समझ रहे हो जे क्या होती है, जे का मतलब साइन होता है। देखो साइन थीटा पढ़े त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा क्या बोलते हैं हिंदी में ज्या, कोस थीटा को बोलते हैं कोज्या, और टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा को ज्या, इसको टेंजेंट बोलते हैं ऐसे तो इंग्लिश में टेंजेंट, इसको अनुपात ज्या होती है, अनुपात होता है साइन जार को ज्या का अनुपात होता है इसलिए। ठीक है, तो आपने कुछ ये दो चीज़ याद रखनी है, साइन थीटा को जार, इसको कोज्या, ये तो सिर्फ बताने के लिए था, साइन थीटा को जार, इसको टेंजेंट बोलते हैं इसको। तो यही क्या होगा अपवर्तन के नियम। ठीक, आज के लिए इतना ही, या ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन उसके अंदर आप देख लेना गोलीय लेंस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, गोलीय लेंस आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आपको सीधा गोलीय लेंस से संबंधित, गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा करते हैं। भाई ये उत्तल लेंस होगा, दो गोले, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, तो आपको क्या करना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को क्या करना है पढ़ना है। मैं आपको यहाँ बोर्ड पे रिटन नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधा जो 6 स्थितियाँ, जैसे परावर्तन के अंदर 6 स्थितियाँ पढ़ी थी दर्पण के अंदर अपन ने, तो वही 6 स्थितियाँ मैं आपको सीधा कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस लेंसों को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को, अवतल लेंसों को दोनों को अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में उनके बारे में ही पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक बार पढ़ना, उनके उदाहरण पढ़ना, अगर समझ आ जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल है, कुछ नहीं, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होते हैं, दोनों को पढ़ लेना। अब मैं उससे संबंधित कुछ सवाल, उत्तल लेंस से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में सवाल कराऊंगा और उनके कुछ शब्दावली बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना, टेक केयर। लेंस, चलो मैं आपको बता देता हूँ उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होते हैं। देखो ये तो अपना क्या है उत्तल लेंस, चलो मैं आपको मैं थोड़ा बता ही रहा हूँ, तो मैं बता ही देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में सीधा चलने में कुछ मन। देखो ये मेरे पास गोला है, एक क्या है मेरे पास, ये गोला है, मैं गोले का कुछ हिस्सा ऐसे कट कर दिया मैंने, ये क्या है गोले का हिस्सा कट कर दिया। अब गोले का हिस्सा कट हो गया, ये देखो यहाँ से कुछ गोले का हिस्सा कट हो गया, तो मैं इसको इधर रख लूँ, ये इधर मैंने लिख लिया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये गोला, ठीक, एक गोले का हिस्सा और लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये दो हिस्से लगा दिए मैंने, ये बन गया मेरा क्या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या है, उत्तल लेंस किनारों पे से तो पतले होते हैं लेकिन मध्य में या बीच में मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को एक जगह समेटता है, ये एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, इसीलिए अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो ये तो क्या होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब ये लेंस उत्तल लेंस हो गया, अब एक होगा अपने पास अवतल लेंस। उत्तल का मतलब बीच में से मोटा, अवतल का मतलब बीच में से दसा हुआ। देखो अब इनको मैं पलट दूँ, ये पलट दिया, इसको
ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसको मैं ऐसे घुमाऊँ तो ये ऐसे होगा ना भाई घुमाने के बाद, और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया ये होगा, और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो ये कौन सा मेरे पास होगा, अवतल लेंस, ये मेरा होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये ऐसे निकाल देगा, ये लो, ये प्रकाश किरणों क्या कर देता है, फैला देता है, ये प्रकाश किरणों को समेट देता है, ठीक है। ये अपना अवतल लेंस और अवतल लेंस। अब मैं अपन को ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है। मैं इसकी कुछ शब्दावली बताऊंगा कल नेक्स्ट टॉपिक में। शब्दावली में आपको बताऊँ, लिखाऊंगा नहीं, तो ओनली बोल के बताऊंगा, जो आपको शब्दावली बस याद रखनी है। भाई दर्पण के अंदर भी तो पढ़ी थी अपने, ये पी बिंदु पढ़ा था, ये एफ बिंदु पढ़ा था, और ये सी बिंदु पढ़ा था। तो इसके अंदर भी मध्य में हो जाओ क्या होगा, अब ये मध्य में होगा, इसके अंदर तो पर पीछा, इसके अंदर क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र होगा। अब ये गोला है, और ये देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको कल रिटर्न करा ही दूंगा, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, एक ये दर्पण हो गया, एक ये सॉरी एक लेंस हो गया, तो ये इसको मैं पूरा करूँ तो ये तो गोला बन जाएगा एक, ठीक, और मैं इसको गोला करूँ तो ये गोला बन जाएगा, ठीक। तो ये दो गोले बन गए ना मेरे पास, तो ये नेक्स्ट गोला बन गया भाई, मेरे पास ये दो गोले बन गए, ठीक है। तो दोनों को मध्य की भाग, भाई दोनों को मध्य तो करना है अपन को, मध्य भाग ये होगा, ठीक है। तो इसका ये केंद्र भी होगा सी, और इसका केंद्र भी होगा सी, भाई इस गोले का केंद्र ये, इस गोले का केंद्र ये, ठीक है। अब इन दोनों को ये मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा मैंने खींच डाली, ये काल्पनिक रेखा खींच डाली, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ये तो सबको पता है, ये काल्पनिक रेखा तो क्या बोलते हैं अपन, मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। ये क्या होगा, केंद्र, भाई जो गोले का केंद्र होगा वही इस लेंस का केंद्र होगा, तो इसके अंदर इसको मैंने मान लिया C1, इसको मैंने मान लिया C2, भाई पहला इसको मान लिया, दूसरा इसको मान लिया। अब इन दोनों के मध्य की दूरी, भाई ये प्रकाशीय केंद्र, ये क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र, भाई उत्तल लेंस के मध्य के उत्तल लेंस के मध्य में जो बिंदु स्थित है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, जिसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसे भी क्या बोलते हैं, वक्रता, ये वक्रता केंद्र, दोनों भाई वक्रता केंद्र हो गए C1 C2, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य की दूरी, भाई इन दोनों के मध्य में एक बिंदु स्थिति है, ये अपन मानते हैं, ये क्या होगा, F1 मुख्य फोकस, ये सॉरी इसको 2 माने तो इसको 2 मानो, और इसको क्या माने F1, इसको भी क्या माना मैंने F1, क्योंकि C1 है तो ये F1 होगा, ये C2 है तो ये F2 होगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा F1 और ये F2। अब देखो F1 ये तो इतनी दूरी पे ये होगा, तो ये क्या होगा 2F2, भाई इसका एक अन्य नाम और होगा C2 का 2F2, और इसका नाम क्या हो, इसका नाम क्या होगा 2F1, भाई F1 है, इसका नाम, दो नाम होंगे इसके, ये और ये दोनों इसके नाम होंगे अलग अलग। अब देखो इसकी अपन को ये क्या कैसे लिखना है, देखो मैं बोल के बता देता हूँ आपको। किसी उत्तल लेंस के मध्य में जो बिंदु स्थित होता है, किसी उत्तल लेंस के मध्य में जो बिंदु स्थित होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। किसी उत्तल लेंस दो गोलों से मिलकर बना हुआ है तथा उन दोनों गोलों का केंद्र ही उत्तल लेंस के केंद्र होंगे या वक्रता केंद्र होंगे, तथा वक्रता केंद्र और प्रकाशीय बिंदु को मिलाते हुए जो एक रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखो वक्रता केंद्र C और प्रकाशीय केंद्र के मध्य में जो बिंदु स्थित है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं, जो दोनों गोलों का होगा वही इनका होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अपन इसकी शब्दावली पढ़ेंगे और 3 नियम पढ़ेंगे। 3 नियम वही हैं जो प्रकाश के अंदर, दर्पण के अंदर पढ़ के आए हैं, अब ये लेंस के अंदर पढ़ने, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।